नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपके सामने लाए हैं वो है यूजीसी नेट 2012 का होम साइंस का सेकंड पेपर। इस पेपर में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व तो करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उन्हें भी समझेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह के जो क्वेश्चन है वो अधिकतर देखा गया है कि पिछले क्वेश्चन पे ही वो डिपेंड रहे हैं। पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं में घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चन वो आ जाते हैं। तो बेहतर है अगर हम उस क्वेश्चन पेपर को ही अच्छे से सॉल्व कर लें तो नेट क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत टफ नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटेन इज डिराइव। किस पौधे के स्रोत से आप ग्लूटेन प्राप्त होता है। ग्लूटेन ग्लूटेन वर्ड से ही समझ में आ जाता है, ग्लू ग्लू मतलब गोंद। तो गोंद जैसा कौन सा है? सोया है, राइस है, कॉर्न है, वीट, गेहूँ है। सही आंसर आपका गेहूँ है। गेहूँ जो है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। सीलिएक रोग जो प्राणी होते हैं, जो मनुष्य में सीलिएक रोग होता है, उन्हें ग्लूटेन वाले भोज्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं। तो जो गेहूँ है गेहूँ में ग्लूटेन पाया जाता है। साथ ही आपके जौ में, राई में भी ग्लूटेन प्राप्त होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। HDL is synthesized and secreted from। HDL जो है उसका श्रावण और संश्लेषण कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से, लीवर से, किडनी से, मसल से। HDL आपकी लीवर से होता है। HDL क्या है? HDL कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल, दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL और LDL। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। HDL का क्या है? HDL और LDL में फ़र्क क्या है? HDL LDL जो है ये आपके प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का मिक्सर होता है, और प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को मिला के बनते हैं। तो LDL जो है उसमें 50% कोलेस्ट्रॉल होते हैं और 20% प्रोटीन होते हैं। बस HDL है जो है। HDL से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर कहिए ट्रिक है याद करने को, कि आपसे पूछेगा कि HDL और LDL में गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो आप HDL बोलोगे। H फॉर हेल्दी, हेल्थ। तो इस वर्ड से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हो कि H फॉर हेल्दी है, H फॉर हेल्थ। तो H जो है वो गुड है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो HDL आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है और LDL आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL में 20% कोलेस्ट्रॉल होते हैं और 50% आपके प्रोटीन होते हैं, लेकिन LDL में आपके 50% कोलेस्ट्रॉल होते हैं, 20% LDL होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, which food service system produce food at a central unit and distributed processed food to other smaller units। कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन का उत्पादन करती है और प्रसंस्कृत भोजन को अन्य छोटी इकाइयों में वितरित करती है? मतलब खाना तो एक जगह बनता है, बट वो खाना बहुत जगह, मतलब जहाँ बनता है उससे अलग सब जगह उसको बांट दिया जाता है या खाने के लिए और जगहों पे वितरित किया जाता है। ऑप्शन है कन्वेंशनल, असेंबली, कॉमेश्री, कुक एंड चिल। आंसर इसका है कॉमेश्री। अब इससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली होती है, फूड सर्विस सिस्टम, और कैसे उन्हें पहचानते हैं, क्या डिफरेंस है उसमें। फर्स्ट, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। ये जो फूड है, फूड इज़ प्रिपेयर इन ए किचन। कन्वेंशनल फूड सर्विस है, ये फूड जो है किचन में तो तैयार होता है, और वेयर द फूड इज़ टू बी सर्व, जहाँ पे सर्व करना होता है उसी किचन में तैयार होता है। इसका एग्जांपल आपका है कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है, और डाइनिंग हॉल है, हॉस्टल है। इन सभी जगहों पे, कैफेटेरिया में आप जाओ वहीं पे खाना बनता है, वहीं पे आपको सर्व होता है। रेस्टोरेंट में जाओ वहीं पे खाना बनता है, किचन वहीं पे होता है, वहीं पे आपको सर्व होता है। सेकंड है असेंबली सर्विस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस
Fully prepared food are purchased from the manufacturers and only finishing process such as सीजनिंग वगैरह जो है वो दूसरी जगह होता है, लेकिन जो मेन फूड होता है वो जहाँ प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ बनाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? गोलगप्पा है, पानी पूरी है। ये क्या होता है? ये जो सीजनिंग मतलब खाना तो तैयार हुआ रहता है बट फुल्ली तरीके से तैयार नहीं रहता है। इसको क्या कहता है? फुल प्रिपेयर तो होता है, जैसे और टॉपिंग वगैरह देना होता है, ये सब आपका बाद में ये प्रोसेस होता है। थर्ड है जो आपका आंसर था, कॉमर्शियल फूड सर्विस सिस्टम। इन दिस सिस्टम फूड इज प्रिपेयर सेंट्रली एट वन प्लेस। सेंट्रल में देखो आपको बोला था ना, एक जगह तैयार होता है। फूड इज प्रिपेयर्ड centrally at one place, but it is distributed in the several remote area to a remote area for final preparation। फाइनल प्रिपरेशन के लिए इसको मतलब सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर फाइनल प्रिपरेशन इसका होता है, जिसका एग्जांपल है आइसक्रीम, मिल्क, कुकी एक्सेट्रा। लास्ट है रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्व सिस्टम। मतलब ये रेडी रहता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये पहले से ही प्रिपेयर रहता है और सिर्फ इसको सर्व करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके फ्रोज़न खाने होते हैं, जैसे कि फ्रोज़न पराठे हो गए, समोसे हो गए, कटलेट हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, ये पहले से प्रिपेयर होते हैं। लास्ट में जब इनको खाना होता है तो इसको ओवन में वगैरह में गर्म कर देते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये चार आपके हैं। पहला है कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, जो कि आपको सिर्फ इसमें फूड सर्विस सिस्टम कौन से हैं और कहाँ यूज़ होते हैं यही क्वेश्चन आते हैं। तो कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम आपके कैफेटेरिया में होते हैं। असेंबली सर्विस सिस्टम आपके जैसे गोलगप्पा वगैरह, भेलपूरी हो गया, ये हो गया। और कॉमर्शियल फूड सर्विस सिस्टम जो है ये आपके आइसक्रीम, मिल्क, कुकी, ये सारे हो गए। और रेडी प्रिपेयर तो आपको समझ में ही नाम से आ जा रहा है कि पहले से ही प्रिपेयर होंगे, सिर्फ आपको गर्म करके उनको खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न द सिलेक्शन ऑफ नीडल। जब आप नीडल पे सिलेक्शन करते हो, मतलब सुई और सिलाई मशीन की जो सुइयाँ होती हैं, उनको जो आप सेलेक्ट करते हो तो उनका सिलेक्शन आप किस बेस पे करते हो? टाइप ऑफ थ्रेड पे, मतलब धागे के प्रकार पे करते हो? टाइप ऑफ फैब्रिक, कपड़े के हिसाब से करते हो? स्टिच लेंथ, कितनी बड़ी स्टिच लगानी है, कितना सिलना है, उसके हिसाब से करते हो? टेंशन ऑफ थ्रेड। सही आंसर आपका है बी, टाइप ऑफ फैब्रिक, मतलब कपड़े का जो आपका मोटा है, पतला है, उस हिसाब से आपका सुई का सिलेक्शन होता है। अब निडल के आपको टाइप बता देते हैं, कितने टाइप के निडल्स हैं, उनको आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि निडल का सिलेक्शन किस हिसाब से करते हैं। पहला यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए होता है। उद्देश्य सुई के रूप में अभी प्रेत है, जिसका उपयोग ज़्यादातर बुने हुए कपड़ों के लिए किया जाता है। जहाँ एक तेज़ सुई कपड़े को नुकसान पहुँचा सकती है, वहाँ बॉल पॉइंट सुई के समान है और इसे बिना किसी रन के कपड़े के माध्यम से सुई को घिसकने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं पर किया जाता है। मतलब कि जब आप कपड़े सिलते हो तो अगर बहुत तेज़ नोक हो उसकी सुई की, पॉइंट बहुत तेज़ हो, तो सुई क्या आती है, कपड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं गोल पॉइंट की अगर सुई होगी तो वो अगर बुने हुए कपड़े रहेंगे तो उस पर आसानी से फिसल के चली जाएगी। दूसरा है जीन्स या डेनिम के। थर्ड है आपका एम्ब्रॉयडरी का, लेंथ नीडल, स्ट्रेच नीडल, ये सारे आपके हैं। पीडीएफ फाइल है ही, आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक में आप मैसेज करिएगा, मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिज़ाइन रिपीटेड। इसमें से कौन सी ऐसी डिज़ाइन है जो रिपीटेड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप, मिरर, रोटरी और साटिन। ये चारों डिज़ाइन में से कौन सी ऐसी है जो कि रिपीट नहीं होती है? अब ऑप्शन से पहले देख लीजिए। जैसे मिरर है, मिरर का मतलब आपको समझ में आ जा रहा है कि हाँ, ये मिरर का मतलब होता है आईना, एक दूसरे को देखने। अब बचता है आपका ड्रॉप, रोटरी और साटिन।
तो इन्हीं में से कोई एक आंसर, अगर आप नहीं क्वेश्चन पढ़े हो तो कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको आप ब्लॉक करना सीखिए। जैसे इसमें जो है, अगर कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको इस मिरर वर्ड से समझ में आ जाएगा कि मिरर का मतलब होता है आईना, आईना का मतलब कि आप जो देख रहे हो सेम वैसा ही इंसान आपको सामने दिख रहा है। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये रिपीट है। आपको पूछना है कौन सा रिपीट नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर आपको दिखा दिए मैंने, दिए हैं। इन फिगर को देख के आपको याद हो जाएगा। लिखने पे क्या होता है कि लिखी हुई चीज़ें उतनी जल्दी में याद नहीं होती, लेकिन जो फिगर होते हैं उन पे हमें समझ में आ जाता है, अच्छा ये मैंने फिगर देखा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका ड्रॉप था, देखिए ये फुल ड्रॉप है। फुल ड्रॉप इट्स मीन्स कि जैसा है सेम वैसे 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 रिपीट हो रहा है। ये हाफ ड्रॉप है, मतलब आधा। देखिए इसमें पहले डिज़ाइन यहाँ है, उसी की डिज़ाइन ऊपर हो गई, फिर ये नीचे हुई, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही हाफ ड्रॉप है। सेकंड मिरर, मिरर का मैंने आपको कहा था जैसा इस साइड है देखिए वैसे इस साइड है, वैसे इधर भी है वैसे इधर भी है, तो ये मिरर है। रोटरी, रोटरी में देखिए कोई भी इसमें मतलब रिपीट नहीं है, ये डिज़ाइन रोटरी की रिपीट नहीं है। आपका सही आंसर है रोटरी। रोटरी में डिज़ाइन रिपीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म थर्बलिंक्स वॉज गिवन बाय। थर्बलिंक्स जो है, थर्बलिंक्स जो वर्ड है ये किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। गिलबर्ट सही आंसर है। गिलबर्ट ने क्या किया था कि 18 टाइप के एलिमेंटल मोशन थ्योरी दी थी, जिसका यूज़ कि आदमी जो है काम करते वक्त मोशन जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये 18 टाइप की थ्योरी, 18 टाइप के मोशन इसने दिया था। उसी के बेस पे ये गिलबर्ट की थ्योरी थर्बलिंक्स दिया था। अब आप इसको याद कैसे करोगे, आप कैसे समझ पाओगे कि ये इनका है? इसका ट्रिक ये है, जो गिलबर्ट वर्ड है इसी का उल्टा है ये थर्बलिंक्स। सिंपल सा है, इसमें याद करने के लिए आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में बहुत लोगों को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो गलत कर देते थे, बट अभी आपको पता हो गया। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलीजिंग पेन ऑफ इमोशनल एनर्जी इज, दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करना। जो आपके अंदर भावना है उसको अगर आप एकाएक वो बाहर छोड़ते हो, बाहर उसको व्यक्त करते हो, तो इसमें से क्या, कौन सा आपको क्वेश्चन? बॉडी कंट्रोल। बॉडी कंट्रोल से समझ में आ जा रहा है कि कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो ये तो आपकी भावना की ऊर्जा को मुक्त कर नहीं रही है। नेक्स्ट है इमोशनल, इमोशनल कैथरिंग, भावनात्मक रेचन। नेक्स्ट है मेंटल बैलेंस, इमोशन। नेक्स्ट है इमोशनल सिक्योरिटी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको लगे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को हमने कहा ना, वो क्वेश्चन के ऑप्शन को ब्लॉक करना सीखिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दबी हुई भावनाओं ऊर्जा को मुक्त करना। यहाँ वर्ड है मुक्त करना, मुक्त करना, छोड़ना, मतलब किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसमें ऐसे वर्ड ढूंढिए जिसमें बाउंडेशन वर्ड ना हो। कंट्रोल, कंट्रोल करना मतलब अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो उसको बाउंड मतलब बांध रहे हो। बैलेंस करना, किसी को बैलेंस करना, बैलेंस में रहना, ये भी एक बंधा बंधा सा वर्ड हो रहा है। ये मतलब मुक्त जैसा फील नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी, सिक्योर करना, सुरक्षित करना, ये भी बंधा हुआ है। ये तीनों ऑप्शन आपके अपने आप ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास आंसर बचता है बी, भावनात्मक रेचन। यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भावनात्मक रेचन का डेफिनेशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deliberately manipulated of people's belief, value and behavior through word, gesture, images known as। किसी भी इंसान को डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के उसके बिहेवियर को चेंज करना, उसके बिलीफ को
विश्वास को बदलना आपके गेस्चर से, इमेज से, मतलब वर्ड से, शब्दों से किसी के इंसान के अगर आप बिलीव को चेंज कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? पब्लिसिटी कहलाता है, प्रोपेगेंडा कहलाता है, परसुएशन कहा जाता है, परसेप्शन कहा जाता है। अब इसमें देखिए पब्लिसिटी क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम। आपका वो ध्यान आकर्षित कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो कोई पब्लिसिटी में ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आपको करो करो करो, ऐसा टाइप का वर्ड नहीं है। पब्लिसिटी कर रहा है, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखे। अब देखते हैं परसुएशन। परसुएशन प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी परसुएशन का डेफिनेशन देखते हैं। प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का व्यवहार बिना किसी दबाव के अन्य लोगों के संचार से प्रभावित होता है। मतलब उसमें दबाव नहीं है, वो आपको किसी चीज़ के लिए वो नहीं कर रहा है, प्रेशर नहीं कर रहा है। थर्ड देखते हैं परसेप्शन, एक दृष्टिकोण विशेष राय मत। परसेप्शन का मतलब होता है कि आपका क्या राय है, इससे आप अपनी इच्छा व्यक्त करिए। ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपका आंसर सेकंड है। सेकंड का डेफिनेशन देखते हैं। प्रचार संचार है जो मनुष्य मुख्य रूप से दर्शकों को प्रभावित करने और एक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई उसका एजेंडा होता है, उसी को आगे बढ़ाना हो, चाहे एजेंडा गलत हो सही हो, उसी को बढ़ाने के लिए इसका प्रोपोगेंडा को यूज़ किया जाता है। ये मेनली क्या होता है कि पॉलिटिक्स वगैरह में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपका आंसर बी है, जो आपके बिहेवियर को, आपके वैल्यू को, आपके बिलीव को चेंज करता है विद गेस्चर, इमेज, वर्ड से कोशिश करता है कि आपकी चीज़ों को चेंज कर दे। ये तो आपका हो गया डेफिनेशन के बेस पे। अब सपोज दैट आपको इसमें से कोई डेफिनेशन नहीं पता, आपको नहीं पता ये सब क्या होता है, आप सिंपली क्वेश्चन पढ़िए। पीपल बिलीव, पीपल का जो मनुष्य का जो बिलीव होता है, वैल्यू होता है, उसको चेंज करता है। अब कैसे? गेस्चर से, इमेज से और वर्ड से। आपसे वर्ड कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती बोला जाए ये करो ये करो 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 करो, तो क्या होता है? जो पॉलिटिक्स की जो प्रचार होते हैं उन्हीं सब में ये यूज़ होता है ना, और किसी चीज़ में तो ऐसे यूज़ नहीं होता है। जैसे पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी लोग कर रहे हैं कि हाँ एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, उन्होंने अपने फिल्म की पब्लिसिटी की, तो उसमें कोई आपको नहीं बोल रहा है कि हाँ जाके देखो ही, उसने बोला हाँ भाई ये हमारी पिक्चर है। परसुएशन इससे भी रिलेटेड नहीं है। परसेप्शन, परसेप्शन राय, आपकी क्या राय है, इसमें तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा ही एक वर्ड है जो कि इसको सही तरीके से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ participant triggering the mind of participant to finding out solution for a problem is called as। किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रतिभागियों के दिमाग को उत्तेजित करना। आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आप अपने दिमाग को उस पर जोर डाल रहे हो, तो इसमें कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो सकता है? बोलचाल, बोलचाल बात कर रहे हो, उसमें कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है। आप दिन भर में हमेशा दिन भर बात करते रहते हो, तो क्या दिमाग में आपके प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं। संगोष्ठी, जाके कहीं संगोष्ठी हो रहा है, आप बैठे हुए हो, उसमें आपके दिमाग पे बहस नहीं, उस पर मतलब कि बोझ नहीं पड़ रहा है, बहस डिबेट कर रहे हो, थोड़ा इसमें प्रेशर पड़ता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप बहस जो कर रहे हो उस पर दिमाग पे जोर डाल के कर रहे हो। किसी बच्चे ने, सपोज दैट छोटा बच्चा भी, वो भी तो बहस करता है, नहीं मुझे ये चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो वो कोई किसी चीज़ का ना सॉल्यूशन निकाल रहा है ना, उसमें अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, वो जिद कर रहा है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, तो वो दिमाग पे अपने जोर नहीं डाल रहा है। नए लास्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, अब वर्ड देखिए आप,
समाधान को खोजने के लिए प्रतिभागियों के दिमाग, यहाँ पे दिमाग वर्ड हुआ है, यहाँ ब्रेन यूज़ हुआ है, और किसी वर्ड में ब्रेन वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो भी इसका आंसर आप लगा सकते हो, दिमाग ब्रेन, दिमाग ब्रेन। सही आंसर आपका डी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ही दिमाग को उत्तेजित करना कहलाता है किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए। नेक्स्ट, chi-square टेस्ट इज़ यूज्ड। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, chi-square टेस्ट। इन सारे टेस्ट को आप एक बार पढ़ लीजिए। इन सारे टेस्ट के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग यही आते हैं कि ये सारे टेस्ट कब यूज़ होते हैं, इनका टेस्ट का यूज़ कब किया जा सकता है, सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो chi-square जो है उसका सिंबल क्या है वही आता है। फॉर्मूला तो बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें आए हैं। पूछा है chi-square टेस्ट इज यूज्ड। chi-square टेस्ट कब यूज़ होता है? chi-square टेस्ट वन द डाटा इज फ्रिक्वेंस। डाटा जब फ्रिक्वेंस में होता है तब chi-square टेस्ट का यूज़ होता है। ये chi-square टेस्ट कब कब यूज़ होता है उनके बारे में लिखा है। each of the observation making of the sample of this test should be independent of each other। इसके टेस्ट के सारे जो सैम्पल है वो इंडिविजुअल होने चाहिए। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम शुड नॉट बी लेस देन 5। जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम जो है वो लेस देन 5 से कम नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज इन दिस टेस्ट मस्ट बी लार्गर देन 30 से ज़्यादा होना चाहिए। This test is used only for drawing inference by testing the hypothesis. It can be used for estimation of parameters. It is only dependent on the degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी यूज नेक्स्ट, ये सारे जो हैं इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, which of the following foods are product produced by involving lactic acid fermentation। अब यहाँ वर्ड है लैक्टिक एसिड। जो क्वेश्चन है उनके एक एक वर्ड को आप पढ़िए, उनको समझिए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उन्हीं क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिलेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सोचिए, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध है भाई, लैक्टिक एसिड दूध है। क्वेश्चन का आंसर देखिए, बियर, बियर में दूध होता है? नहीं। योगर्ट में होता है? हाँ, योगर्ट में होता है। चीज़, चीज़ भी दूध से बनता है, इसमें भी होगा। विनेगर, विनेगर में नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, बी और सी है। देखिए ऑप्शन में कौन सा, बी सी। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डू नॉट कंटेन ग्लूटेन एंड इज एक्सेप्टेबल फॉर पेशेंट विद द सीलियर डिजीज टू कंज्यूम। आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ग्लूटेन से रिलेटेड था। ये देखिए आपका ये 12th क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ग्लूटेन नहीं होता है और यह सीलियक रोग के रोगियों के लिए स्वीकार्य है? ग्लूटेन आपको बताया था किस में पाया जाता है। गेहूँ में पाया जाता है, राई में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें राइस है, ग्राम है, कॉर्न है, गेहूँ, व्हीट है। गेहूँ वाला फर्स्ट ए जो है जिसमें नहीं होगा वही आपका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, बी सी डी। चलिए, ए में तो नहीं है, बी में ए है तो बी आपका आंसर नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में भी ए है, सी आंसर नहीं होगा। डी में देखिए, डी में ए है, डी भी आंसर नहीं, मतलब सही आंसर आपका फर्स्ट ए होगा। क्वेश्चन के जो आंसर है उनको पूरा पढ़ा करिए। अगर सपोज दैट आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया तो सिर्फ इसको टिक मत कर दीजिए, आपको पूरे ऑप्शन को एक बार चेक करिए कि सब में है या नहीं है, उसके बाद ही आंसर दीजिए। ये सीलियक रोग के बारे में थोड़ा सा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट डज नॉट डील विद द पर्सनल। जो पर्सन होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं पर्सनली, उनसे डील नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन सा है इसमें से? फर्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट।
ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है, क्या वो सही आंसर है? प्रोडक्शन शेड्यूल। पर्सनल से कौन सा मतलब जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड मैनेजमेंट का जो है, मैनेजमेंट कोई फैक्ट्री है सपोज दैट, उसमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं है, मतलब कि आदमी से रिलेटेड, मनुष्य से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? कौन व्यक्ति है, किस पोस्ट पे है, कौन सा काम कर रहा है, सपोज दैट मैनेजर है, और सबॉर्डिनेट जो हैं आपके, कैशियर है। तो ये तो भाई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रिलेटेड है आदमी से, ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा। प्रोडक्शन शेड्यूल, ये हो सकता है कि 11 बजे ये काम होगा, 12 बजे काम होगा, ये काम और टाइम का है। चलिए ये ऑप्शन अभी रोक के रखते हैं। थर्ड देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब जिसका जो जॉब है उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, तो जॉब तो किसी आदमी का ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये भी जॉब से रिलेटेड है, जॉब किसी व्यक्ति का ही है, तो ये नहीं होगा। बजट, बजट पैसा है, पैसा से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने खर्च आएंगे इससे रिलेटेड है, तो ये नहीं है। ये आपका आंसर आ गया बी और ई। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी एक इंसान से ही रिलेटेड है, कोई बात कर रहा है तो वो इंसान ही होगा, जो काम करने वाला इंसान है उसी के बारे में बात हो रही है, तो आंसर आपका आ गया बी और ई। बी और ई आपके बी ऑप्शन में है, आंसर आपका बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ पैटर्न डार्ट कैन बी रिप्लेस बाय। इस पैटर्न में कौन जो है वो डार्ट, डार्ट जो है उससे रिप्लेस होता है। डार्ट क्या होता है पहले ये बताइए। डार्ट, डार्ट आपका जो ब्लाउज़ में आप देखते हो कोन वाला जो पोर्शन है, वो जो फोल्ड होता है वही डार्ट होता है। आपके जो कोट होता है, कोट में मतलब ऊपर से नीचे सेंटर में जो पोर्शन दबा हुआ रहता है उसी को डार्ट कहते हैं। तो डार्ट पूछ रहा है किसके द्वारा रिप्लेस होता है, डार्ट की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं। टक है, गैदर है, स्टाइल लाइन है, कंट्रोल सीम है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। फिगर देखिए, टक, टक इसको कहते हैं जो स्कर्ट वगैरह या और चीज़ों में लगती है इसको। गैदर, गैदर चूनट जैसा होता है। और देखिए ये मैंने कहा था ना, ये देखिए डार्ट है, ये जो ऐसे करके फोल्ड होता है तिकोने में, इसको डार्ट कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि इन अ पैटर्न डार्ट कैन बी रिप्लेस, डार्ट किससे रिप्लेस होता है। फर्स्ट है टक से, टक आपको दिखा है स्कर्ट वाला है, नहीं उससे तो डार्ट नहीं रिप्लेस होगा। सेकंड गैदर, गैदर का एक बार देखते हैं। थर्ड का देखिए लिखा है स्टाइल लाइन, कंट्रोल सिम, कंट्रोल करता है। तो डार्ट का मेन मकसद क्या है, आपको फिटिंग देता है। अगर आप टक करते हो तो टक तो चूनट है, वो आपको फिटिंग नहीं देगा। गैदर, गैदर इकट्ठा करके अगर आप किसी चीज़ को वो कर दो, सपोज दैट आपको कमर पे जो बेल्ट टाइप का एक रिबन लगता है उससे बांध देते हैं, चूनट पूरे आपके कमर के पास होता है, गैदर कर दिया, तो वो आपका एक डार्ट की तरह काम कर सकता है। कंट्रोल सिम, कंट्रोल सिम भी एक बार कह सकते हैं क्योंकि वो आपको फिटिंग देगा, तो कंट्रोल सिम। आंसर आपका होगा सेकंड और फोर्थ, आपका सी आंसर राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिंटिंग आर करेंटली
प्रैक्टिस लार्गर इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारतीय कपड़ा उद्योग में वर्तमान में मुद्रण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यापक रूप से प्रचलित है? मतलब प्रिंटिंग में कौन सा इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है? स्क्रीन प्रिंटिंग है या डिजिटल प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है? आपका सही आंसर है सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कौन सा है? स्क्रीन पेंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। मतलब डिजिटल प्रिंटिंग आपका नहीं यूज़ होता है ज़्यादा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पेंटिंग है जिससे आपको याद हो जाए कि हाँ ये सारे हैं। स्क्रीन पेंटिंग, ये एक फ्रेम होता है सिल्क का, अब तो और भी कपड़ों से बनते हैं, लेकिन सिल्क का उस पर केमिकल का एक लेयर चढ़ा देते हैं और जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो उस पे ये कलर जब आप डाल के खींचते हो कलर, तो उस ब्लॉक से वो कलर इस पे चढ़ जाते हैं, बाकी पोर्शन पे कलर नहीं चढ़ते हैं। इस तरह से ये स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। डिजिटल प्रिंटिंग में क्या होता है, पहले से ये पैटर्न तैयार करके मशीन में कपड़े और पैटर्न दोनों एक साथ डाल देते हैं और कपड़े पे प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे आपका जेरोक्स मशीन होता है, सेम लगभग वैसे ही। रोलर प्रिंटिंग में ये रोलर जो होता है उस पर डिज़ाइन होती है और जब कपड़े को अंदर डालते हैं दूसरे साइड से खींचते हैं, ये कल जो रोलर पे प्रिंट होता है वो कपड़े पे चढ़ जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, लकड़ी वगैरह के जो डिज़ाइन होते हैं उस पर डिज़ाइन पे कलर लगाते हैं और फिर कपड़े पे उस पर जैसे ठप्पा होता है, सेम वही प्रोसेस होता है ब्लॉक प्रिंटिंग में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका स्क्रीन प्रिंटिंग और रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग यूज़ होता है मैक्सिमम, लेकिन डिजिटल प्रिंटिंग उतना यूज़ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर। जो यूजीसी के आंसर है उस हिसाब से। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द न्यूट्रल कलर। ये तो बहुत सिंपल है। न्यूट्रल कलर जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, वाइट, इसमें से क्या न्यूट्रल क्या होगा? ब्लैक और वाइट। ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी ना पहले, न्यूट्रल वही। कलरफुल हो गया तो वो आज का मॉडर्न हो गया, न्यूट्रल है तो ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। डेवलपमेंट किसी चीज़ का डेवलप हो रहा है, किसी बच्चे का अगर डेवलप हो रहा है तो वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का? हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन। इसमें से क्या सही होगा? नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लर्निंग मतलब कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या उसको हम कहते हैं कि वो डेवलप कर रहा है? वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें होती हैं ना डेवलपमेंट। चलिए पहला ये लास्ट का तो रिमूव हो गया। लर्निंग एंड ट्रेनिंग, आप किसी बच्चे को मान लीजिए तैरने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग ले रहा है और साथ में सीख भी रहा है, तो क्या आप कह लोगे कि उसका डेवलप हो रहा है? नहीं। नेक्स्ट है लर्निंग एंड मैच्योरेशन। मैच्योर हो गया बच्चा और एज हो गई उसकी मान लो 18 साल की, और वो सीख रहा है चीज़ें, और लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी, वो छोटा ही है, तो क्या उसको प्रॉपर डेवलप बच्चा आप बोलोगे? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट किस पे डिपेंड करता है? लर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर सीखोगे नहीं तो क्या डेवलपमेंट नहीं होगा? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे आपका फुल डिपेंड करता है कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट आपका वृद्धि और विकास, वृद्धि आपका हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और विकास आपका इन्वायरमेंट पे हो रहा है। हेरिडिटी आपका जो आनुवंशिक चीज़ें होती हैं उनके बेस पे आपका होता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपका आँख का कलर, आपका बाल, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी हैं। इन्वायरमेंट पे आपका डिपेंड करता है आप तैरना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, आप प्ले ग्रुप में जा रहे, अरे आप मतलब किसी गेम में जा रहे हो या आप एजुकेशन लाइन में जा रहे हो, आपको कुछ भी सीखना है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जितने भी हैं, वो इन्वायरमेंट पे जैसी आपको इन्वायरमेंट दी जाएगी उस तरह से आपकी ग्रोथ होगी।
तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पे ही डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? असंगठित, व्यवस्थित, असंगठित, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा संगठित होती है, अनौपचारिक शिक्षा असंगठित होती है। व्यवस्थित, व्यवस्थित भी हो सकती है अनौपचारिक शिक्षा। अत्यधिक संस्थागत आपका अनौपचारिक शिक्षा नहीं होगा। अत्यधिक संस्थागत अगर होगा तो आपका औपचारिक शिक्षा में आ जाएगा। एक शैक्षिक गतिविधि, ऑब्वियसली अनौपचारिक शिक्षा है, शिक्षा में तो शैक्षिक गतिविधि होगी, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। आंसर देखते हैं, आंसर आपका है ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट असंगठित, सेकंड व्यवस्थित और फोर्थ शैक्षिक गतिविधि, राइट है। अत्यधिक संस्थागत आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विजुअल एड। विजुअल मतलब आँख से देखने वाले। ब्लैक बोर्ड आँख से देखते हैं हम लोग। पोस्टर भी हम लोग देखते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक को आप अगर एड्रेस कर रहे हो तो आप बोल के कर रहे हो, तो ये ऑडियो हुआ, ये विजुअल नहीं हुआ। फ्लैश कार्ड आपका विजुअल हुआ। आंसर है बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब थर्ड आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक टेस्ट फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा इज। क्वालिटेटिव डाटा के लिए आपका इसमें से कौन सा टेस्ट यूज़ होगा? पियर्सन टेस्ट, साइन टेस्ट, कॉर्नवालिस टेस्ट, एफ टेस्ट। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले कहा था सारे जो टेस्ट हैं उनमें बस यही पूछता है कि क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इससे आगे कुछ नहीं पूछता है। देखिए क्वेश्चन है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक टेस्ट फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा को अगर आपको चेक करना हो तो इसमें से कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? आपका आंसर होगा साइन टेस्ट एंड कॉर्नवालिस टेस्ट। आंसर आपका सेकंड और थर्ड वाला कौन सा है? डी आपका राइट आंसर है। ये टेस्ट के बारे में लिखा है, कब यूज़ होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये आपका फैक्ट और रीज़न देता है, उस पर आपका डिपेंड है। लिखा है संघनित दूध में भूरापन मिलाड़ प्रक्रिया के कारण होता है, ये बात सही है। ये शुगर और फैट कम करने की प्रक्रिया के कारण होता है, नहीं, ये गलत है। मिलार्ड रिएक्शन, ये आपका सही आंसर है, ए ट्रू एंड एफ फॉल्स, मतलब सी आपका राइट आंसर है। द मिलार्ड रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर दैट गिव्स ब्राउनेस्ट। अमीनो एसिड और शुगर का होता है, शुगर और फैट की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज द टर्नओवर ऑफ आयरन इज ग्रेटर ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ऑफ द मिल्क सिक्रेशन। सेकेंड आपका गलत है, पहला सही है कि एनर्जी रिक्वायर होता है आपका, अगर लैक्टिक मदर है तो उसके लिए हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, बड़े खाद्य सेवा संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धी बोली खरीद का उपयोग करते हैं। यहाँ क्रेता होलसेल मार्केट में जाता है और कीमत की बोली लगाता है। सेकंड आपका गलत है। फर्स्ट आपका सही है कि बड़े खाद्य सेवा संस्थान जो है औपचारिक प्रतिस्पर्धा बोली खरीद का उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, आपका राइट आंसर सी है। ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। डिफरेंट मेथड ऑफ बाइंग फूड है, ओपन मार्केट बाइंग है, फॉर्मल बाइंग है, निगोशिएशन बाइंग।
होलसेल बाइंग जो अभी क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट ऑफ कॉलर इज मार्क्ड ऑन द ब्लॉकेट एक्सटेंशन रोल लाइन टर्न बैक फ्रॉम द सेंटर फ्रंट लाइन। इसको चलिए आप एक फिगर से समझिए। पूछा है ब्रेक पॉइंट जो है ब्लॉकेट एक्सटेंशन पर चिन्हित किया गया है। कॉलर के ब्रेक पॉइंट को, जो ब्रेक पॉइंट है वो ब्लॉकेट एक्सटेंशन पर उसको मार्क किया गया। देखिए ब्रेक पॉइंट कहाँ है और ब्लॉकेट एक्सटेंशन कहाँ है, देखते हैं। देखिए ब्रेक लाइन ये है, ब्रेक पॉइंट ये है और सेंट्रल लाइन ये है। इसको इसी पे पॉइंट किया गया है, तो ये आंसर फर्स्ट वाला तो आपका सही हो गया। नेक्स्ट पूछा है कि रोल लाइन सेंट्रल फ्रंट लाइन के पीछे मुड़ती है। जो रोल लाइन है वो सेंट्रल फ्रंट लाइन के पीछे मुड़ती है। देखिए आपका रोल लाइन यहाँ है, ये रोल लाइन है ना, और सेंट्रल फ्रंट लाइन कहाँ है, यहाँ है। इसके पीछे मुड़ती है नहीं ना, ये यहीं पे मुड़ रही है ना आगे, तो रोल लाइन फ्रंट पे मुड़ रही है, ना कि इसके सेंट्रल लाइन के पीछे मुड़ रही है। तो सेकंड वाला रॉन्ग है। सी आपका राइट आंसर है, इज करेक्ट एंड एफ इज फॉल्स। नेक्स्ट पूछा है brocade, hक्का बैग, jacquard एंड tapestry कैन बी क्लासीफाई अंडर द सेम कैटेगरी। ये जो चार हैं क्या ये सारे एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं? नहीं, ये चारों जो है एक करके पे नहीं बनते हैं। ऑल कैन बी मेड ऑफ द jacquard लूम, रॉन्ग है। इनको एक में नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं। आंसर देखिए बोथ आर फॉल्स, ए आपका आंसर राइट होगा। आपको कपड़े दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। ये ब्रॉकेट है, ये हक्का बैग है, ये जेकार्ड है, ये टेपेस्ट्री है। जेकार्ड, टेपेस्ट्री, हक्का बैग ये जेकार्ड करघे पे होते हैं, लेकिन हक्का बैग इस पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम मैनेजमेंट इज नॉट ऑल इनकम्प्रेसिव कॉन्सेप्ट कंपेयर टू डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंधन एक व्यापक अवधारणा नहीं है, रॉन्ग है। ये विज्ञान बहुत ही व्यापक है, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। होम मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर द टोटली ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। गृह प्रबंध की कामकाज की समस्या पर विचार नहीं करता, ये भी रॉन्ग है। आपका राइट आंसर होगा बी, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट है ईगो डील्स विद द रियल वर्ल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो जो होता है क्या वो रियल चीज़ों पे बेस्ड होता है, और ईगो सर्च फॉर द रियल ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स। द हंग्री पर्सन मस्ट गेट रियल फूड टू सेटिस्फाई द हंगर। ईगो ईगो सुपर ईगो के बारे में बात हो रही थी। ये फ्राइड के द्वारा दिया गया हुआ है। ये व्यक्तित्व, 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में फ्राइड ने बात की है, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। पहले इसको समझ लेते हैं कि ईड, ईगो और सुपर ईगो है क्या। ईड जो होता है वो प्लेजर पे काम करता है, मतलब कि अगर किसी इंसान को भूख लगी है तो उसके तुरंत खाना, उसको भोजन चाहिए ही चाहिए। ईगो क्या है, ईगो एक पुलिसमैन की तरह काम करता है जो ईड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस करता है। सुपर ईगो क्या है, ये मॉरल, नैतिकता पे काम करता है, नैतिक रूल रेगुलेशन को बहुत फॉलो करने जैसा काम, मतलब कि अगर ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इस टाइप का। ईगो क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो बीच का रास्ता होता है
ईगो उसे निकालता है। तो याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, ईड सबसे छोटा है, उससे बड़ा ईगो है, उससे बड़ा सुपर ईगो है। तो ईगो जो है वो बीच में है, तो बीच मतलब दोनों को बैलेंस कर रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, ईगो डील विद द रियल वर्ल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी पे काम करता है ईगो। ईगो सर्च फॉर द रियल ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई द नीड। जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उससे अपने आप को, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, हंग्री पर्सन मस्ट गेट रियल फूड टू सेटिस्फाई द हंगर। भूख लगी हो तो रियल फूड उसको चाहिए खाने के लिए। तो ईगो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में काम करता है। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ईड जो होता है वो जन्म से ही होता है। जैसे बच्चा है, उसको जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है, उसको भूख लगती है तो खाना चाहिए, चाहे चाहे जो भी परिस्थिति हो। और सुपर ईगो क्या है, वो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करेगा कि नहीं भाई, अगर ये टाइम नहीं है खाना खाने का तो इस समय खाना नहीं मिलना चाहिए। ईगो क्या करेगा, ईड और सुपर ईगो के बीच का काम करेगा कि भूख लगी, अच्छा चलो थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं ताकि थोड़ा भूख कम हो जाए, फिर जब खाने का टाइम होगा तब खाना खाएंगे। ईगो आपका जो है ये 3 से 4 साल में स्टार्ट होता है। सुपर ईगो है ये 5 to 6 ईयर के बीच में लगभग स्टार्ट होता है। इड जो है ये अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। ईगो कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, ये रियलिटी पे काम करता है। सुपर ईगो जो है वो आपका प्री कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। तो जो ये आंसर है ये दोनों का राइट आंसर है, दोनों जो सही है वो है। बोथ ए आर ट्रू इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ राइट, ये सही है।